हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और सीधी अपन ईथर की बात करने वाले हैं आज यहाँ। एल्कोहल फिनॉल ईथर, ये लास्ट टॉपिक है एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर का। ईथर दर्शाते हैं ROR से, कॉमन फॉर्मूला है ये। अब बनाते कैसे हैं ईथर, होते क्या हैं? तो हाइड्रोकार्बन एल्केनो के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोकार्बन एल्केनो के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्कोक्सी यानी OR या एरिलॉक्सी OAR समूह द्वारा होने पर निर्मित होने वाले यौगिक ईथर कहलाते हैं। ये तो कॉमन परिभाषा हो गई इसकी कि हाइड्रोकार्बन एल्केनो के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन या तो एल्कोक्सी समूह है जिसको OR कहते हैं, यानी एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो एल्कोक्सी, एरिल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो एरिलॉक्सी समूह द्वारा कर दिया जाए। तो हाइड्रोकार्बन एल्केन को दर्शाते हैं अपन RH से, प्लस कर दें क्या OR एल्कोक्सी समूह जोड़ दें और हटा दें किसको, हाइड्रोजन को, तो बन जाएगा ROR प्लस ये H अलग हो जाएगा हाइड्रोजन। तो प्लस कर दें OR, माइनस कर दें H, यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये कहलाते हैं ईथर। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन एल्केन, इसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दें, प्लस कर दें OAR यानी एरिलॉक्सी समूह, माइनस कर दें H, तो बन जाएगा ROAR, ये बन जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन एल्केनो के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी समूह से कर दें तो ईथर निर्मित होते हैं। इसके अलावा यदि अपन बेंजीन वलय, बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन ही है, के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OR समूह द्वारा कर दें तो भी ईथर ही बनेगा, ये हो जाएगा OR। और यदि बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OAR समूह द्वारा कर दें तो भी ईथर ही बनेगा। AR को क्या कहते हैं, रिंग ही कहते हैं, वलय कहते हैं। तो ये सब ईथर है। कॉमन परिभाषा तो अपन ऊपर देख चुके हैं। हाइड्रोकार्बन एल्केनो के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी समूह द्वारा होने पर निर्मित होने वाले यौगिक ईथर कहलाते हैं। कॉमन फॉर्मूला अपन लिखते हैं ROR। बाकी ये तरीके हैं जिनके द्वारा अपन ईथर बना सकते हैं, ये सारे तरीके हैं जिनके द्वारा ईथर बनाए जा सकते हैं। यानी ये कुल मिला के बाद ईथरों में ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी होती है। ईथरों में ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी हुई होती है। देखो ऑक्सीजन की दो संयोजकताएं, एक ये एक इधर, तो या तो एरिल समूह होंगे या एल्किल और एरिल होगा, या एल्किल एरिल होगा, या दोनों एल्किल होंगे। तो
ईथरों में ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी हुई होती है, वो क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। इनको एल्कोक्सी एल्केन के नाम से जाना जाता है, एल्कोक्सी एल्केन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ईथर? एल्कोक्सी एल्केन। क्यों? क्योंकि एल्कोक्सी समूह तो जुड़ा है किस में? एल्केन में। हाइड्रोजन हटा के एल्कोक्सी समूह जुड़ता है तो नाम हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन, इसलिए ईथरों को एल्कोक्सी एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। अब ईथर जो है वो दो टाइप के होते हैं। ईथरों का वर्गीकरण ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए समूह के आधार पर। एक होते हैं सरल ईथर, सरल ईथर कौन से होते हैं? जब ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों समूह समान होते हैं तो वो कहलाते हैं सरल ईथर। जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये सब क्या है? सरल ईथर है। दूसरे होते हैं मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर। इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों ओर के समूह समान नहीं होते हैं। एक तरफ मेथिल है, एक तरफ एथिल है, एक तरफ एथिल है, एक तरफ नॉर्मल प्रोपिल है या प्रोपिल है, एक तरफ मेथिल है, एक तरफ फेनिल है। ये सब मिश्रित ईथर है। यानी सरल ईथर में तो ऑक्सीजन के दोनों ओर के समूह समान होंगे और मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन के दोनों ओर के समूह समान नहीं होंगे, वो कहलाएंगे मिश्रित ईथर। तो ये हो गए सरल ईथर और मिश्रित ईथर। अब ईथरों को जल का व्युत्पन्न भी माना जा सकता है। जल का व्युत्पन्न यानी दोनों हाइड्रोजन हटा दो, दो एल्किल समूह है -2H, तो ROR, तो जल के व्युत्पन्न भी माना जा सकता है। किनको? ईथर को। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा, एरिल समूह द्वारा या एल्किल और एरिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो ईथर बन जाएंगे। इसके अलावा इनका निर्माण एल्कोहलों के निर्जलीकरण से भी किया जा सकता है, यानी ROH प्लस ROH। कोई निर्जली कारक हो तो -H2O, जैसे सांद्र H2SO4 ले लें तो ROR डैश प्लस H2O बन जाएगा। तो ये एल्कोहलों से भी बनाए जा सकते हैं और इनको एल्कोहलों के एनहाइड्राइड भी कहते हैं। एल्कोहलों के एनहाइड्राइड। तो सरल ईथर, मिश्रित ईथर, जल के व्युत्पन्न, एल्कोहल के एनहाइड्राइड। और सामान्य सूत्र एल्केनो होता है CnH2n+2। यहाँ क्या हो जाएगा? CnH2n+2 की जगह +1 और OR। तो ये हो जाएगा, देखो एल्केन ये जैसे मेथेन है तो इसका सूत्र तो ये हो जाएगा, इसमें से -H करना पड़ेगा और +OR करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा CnH2n+1, एक हाइड्रोजन हटा दिए और उसके बाद में OR लगा देंगे। ये कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OR, किसका? ईथरों का। अब देखो नाम पद्धति देखते हैं, ईथरों का नामकरण। और वही दो पद्धतियां, एक रूढ़ पद्धति, एक IUPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति में क्या करते हैं? ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों समूह के नाम, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह के नाम
अंग्रेजी वर्णमाला में लिखकर ऑक्सीजन परमाणु है उससे जुड़े दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह जो भी है उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार लिखकर अंत में ईथर लिखते हैं, अंत में ईथर लिख देते हैं। जैसे ये हो जाएगा CH3OCH3, तो इधर भी मेथिल है इधर भी मेथिल है, एक जैसे हैं तो आपको पता है डाई लगाएंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। कौन है? मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। जैसे ये CH3OCH2 CH3, तो ये तो एथिल का E है और मेथिल का M है, पहले E आता है तो ये हो जाएगा एथिल, इधर वाले का नाम लिख दिया, इधर वाले का नाम लिख दो मेथिल और बाद में ईथर जोड़ दो। और देख लो CH3CH2OCH2 CH3 दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं तो बार बार एथिल एथिल ईथर लिखने के बजाय दो के लिए डाई, फिर एथिल और ईथर। इसके अलावा जैसे ये है, इसका नाम लिखेंगे मेथिल का M और फेनिल का P। पहले आता है मेथिल, ये हो जाएगा फेनिल और ईथर। जैसे ये हो गया, इसका भी फेनिल नाम है, इसका भी फेनिल है, दो हैं तो डाई लगा दो, डाई फेनिल ईथर। और देख लो CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, तो ये एथिल, ये नॉर्मल प्रोपिल। ई पहले आता है N बाद में आता है, तो ये हो जाएगा एथिल, एक एल्किल समूह का नाम, एक का हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल और अंत में ईथर जोड़ दो, एथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर। और देख लो CH3 CH2O CH CH3 और CH3, ये आइसो है और ये एथिल है, एथिल का E, आइसोप्रोपिल का I, ये बाद में आएगा, पहले आएगा एथिल, फिर हो जाएगा आइसोप्रोपिल और अंत में क्या जोड़ दो? ईथर, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो ये हो गई अपनी रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति। उसके बाद दूसरी पद्धति की अपन बात करते हैं, वो है IUPAC पद्धति। सेकंड मेथड है IUPAC पद्धति। और IUPAC पद्धति में ईथरों का नामकरण एल्कोक्सी एल्केन के रूप में करते हैं। ईथरों का नामकरण एल्कोक्सी एल्केन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, के रूप में लिखते हैं। किस रूप में? एल्कोक्सी एल्केन, यानी एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु हटा करके जो एल्कोक्सी समूह लिखते हैं उसका नाम पहले लिखेंगे और अंत में एल्केन लिख देंगे। जैसे मैं ये कहूं कि ये CH4 था यानी मेथेन था, इसमें से मैंने H तो हटा दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया? OCH3 जोड़ दिया। तो H हटाया और उसकी जगह जोड़ा क्या? ये एल्कोक्सी समूह जोड़ा, यानी मेथिल के साथ ऑक्सीजन है तो मेथोक्सी। किस में है? ये मेथेन में जोड़ा है, तो नाम हो जाएगा CH3OCH3 मेथोक्सी मेथेन, मेथोक्सी मेथेन नाम हो जाएगा। यानी H तो हटा दिया और OCH3 उसके जोड़ दिया, तो OCH3 जोड़ा उसका नाम पहले लिख दो, तो मेथिल के साथ ऑक्सीजन तो मेथोक्सी, और ये जोड़ा किस में? मेथेन में, तो नाम हो जाएगा मेथोक्सी मेथेन एल्कोक्सी एल्केन। यानी जिस
हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जिस समूह द्वारा किया जाता है उसका नाम लिख दो, उसके बाद अंत में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम लिख देते हैं। यह है नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति। अब नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति में बाकी के रूल अपन पीछे पढ़ चुके हैं, आईयूपीएसी पर कई सारे वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें नियमों की बात कर चुके हैं। तो यहाँ नियमों की बात नहीं करेंगे, सीधे एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे यह है, अब इसका नामकरण अपन कैसे करेंगे आईयूपीएसी नामकरण पद्धति में। तो अब ऑक्सीजन को मैं इसके साथ मानूं या ऑक्सीजन को इसके साथ मानूं, तो छोटे एल्किल समूह का एल्कोक्सी लगाते हैं। छोटे एल्किल समूह का एल्कोक्सी और बड़े का एल्केन लिखेंगे, एल्केन का नाम लिखेंगे। अब देखो छोटा कौन है, ये छोटा है CH3, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो ऑक्सीजन को छोटे के साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा मेथिल के साथ ऑक्सीजन मेथॉक्सी। और इसमें 2 कार्बन है, तो ये था एथेन, यानी CH3 में से 1 हाइड्रोजन हटा दिया और क्या जोड़ दिया, OCH3 जोड़ दिया हाइड्रोजन हटा करके, तो जोड़ा क्या, मेथॉक्सी। किस में जोड़ा, एथेन में, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये ले लिया अपन ने, इसका यूपीएससी नामकरण करना है अपने को। तो इसमें तो दोनों एक जैसे हैं, ये भी एथिल और ये भी एथिल, ऑक्सीजन को किधर ही दे दो, तो इसके साथ देते हो तो ये हो जाएगा एथॉक्सी। ऑक्सीजन एथिल समूह के साथ एथॉक्सी, और ये 2 कार्बन वाला एथेन, एथॉक्सी एथेन, यानी एल्कोक्सी एल्केन। फिर और आगे बढ़ते हैं, ये ले लिया अपन ने, छोटा एल्किल समूह है ये, तो ये तो हो जाएगा मेथिल समूह के साथ ऑक्सीजन, तो मेथॉक्सी। अब कार्बन चेन पे नंबर 2, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन 1 2 3, मेथॉक्सी समूह चेन कार्बन चेन के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 नंबर से, तो ये हो जाएगा 1 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। और आगे बढ़ते हैं, ये ले लेते हैं अब की बार, सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करो। 2 तक तो अपन यूं ही काम चला रहे थे, 2 से ज़्यादा में फिर नंबर देने पड़ेंगे। सबसे लंबी कार्बन चेन ये रही, 1 2 3 कार्बन की, नंबर 2 1 2 3। 2 नंबर पे कौन है, छोटे समूह के साथ एल्कोक्सी, मेथिल के साथ मेथॉक्सी। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे 2 मेथॉक्सी, और इस चेन में कितने कार्बन है, 3, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। और आगे बढ़ते हैं, ये है OCH3 मेथॉक्सी, मूल हाइड्रोकार्बन, इसमें ज़्यादा कार्बन है एल्केन, ये बेंजीन थी पहले, बेंजीन का हाइड्रोजन हटाया तो मेथॉक्सी बेंजीन, ये नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। अब देखो कम कार्बन वाले का एल्कोक्सी लगाते हैं, कम कार्बन संख्या वाले एल्किल समूह का एल्कोक्सी, और अधिक कार्बन संख्या वाले
एल्किल समूह का एल्केन लिखेंगे, एल्केन लिखते हैं। ये जनरल सा रूल हो गया। कम कार्बन संख्या वाले एल्किल समूह का एल्कोक्सी और ज्यादा कार्बन संख्या वाले एल्किल समूह का एल्केन लिखते हैं। जैसे अपने पास ये हो गया, ये अब कम कार्बन वाले के साथ तो लगेगा एल्कोक्सी, तो एल्कोक्सी तो हो जाएगा इसका। अब इसमें कार्बन परमाणु ज्यादा है तो कार्बन श्रृंखला का सबसे लंबी का चयन कर लेते हैं। अब एल्कोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर देंगे, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथोक्सी, और इसमें कार्बन कितने, 5 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, पेंटेन। 1 मेथोक्सी पेंटेन। इस तरीके से अपन नामकरण कर सकेंगे किसी का भी। तो इस तरीके से अपन इन ईथरों का नामकरण कर सकते हैं। जैसे अपने पास हो गया ये छोटा एल्किल समूह कौन सा है, वो ऑक्सीजन के साथ रहेगा। बड़ा एल्किल समूह उसका एल्केन का नाम लिखेंगे। तो इसमें 4 कार्बन है। जिस समूह से एल्कोक्सी समूह जुड़ा हुआ है यानी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये तो हो गया एथोक्सी। एथिल समूह ऑक्सीजन के साथ एथोक्सी छोटे समूह के साथ रहेगी। अब जिस कार्बन से एथोक्सी समूह जुड़ा हुआ वो 1, 2, 3 और 4, तो 1 एथोक्सी और 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेन। तो यह हो जाएगा 1 एथोक्सी ब्यूटेन। इस तरीके से अपन नामकरण ईथरों का कर सकेंगे IUPAC नामकरण पद्धति में। इसके अलावा ये है अपने पास, इसका नामकरण करेंगे तो दोनों कार्बन एक जैसे हैं, इधर भी 3 है और उधर भी 3 है, तो ये हो जाएगा N प्रोपोक्सी। प्रोपोक्सी प्रोपिल समूह नॉर्मल है, ये नॉर्मल प्रोपिल है सीधी चेन वाला, और उसके साथ ऑक्सीजन तो नॉर्मल प्रोपोक्सी। और फिर इस चेन में देखो कितने कार्बन है, 1, 2, 3 3 कार्बन है। और ऑक्सीजन वाला एल्कोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको 1 देंगे, फिर 2, फिर 3, तो 1 नॉर्मल प्रोपोक्सी और उसमें प्रोपेन 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, N प्रोपोक्सी प्रोपेन। इस तरीके से नामकरण कर सकेंगे। अब देखो एक बार बोर्ड एग्जाम के अंदर ये सवाल आ गया था, ये वाला, कि इस ईथर का IUPAC नामकरण कैसे करोगे। तो छोटा एल्किल समूह ऑक्सीजन के साथ रहेगा, तो इसका नाम तो है मेथिल समूह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ मेथोक्सी, एथिल समूह ऑक्सीजन के साथ एथोक्सी, तो ये तो हो गया मेथोक्सी। और इसका लगाएंगे एल्कोक्सी और इसका लगाएंगे एल्केन। तो इसमें अपने को नंबर देने पड़ेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो, ये कर लिया। फिर नंबर 2 1, 2 और 3, चाहे नंबर इधर से 2 और चाहे इधर से 2, ये एल्कोक्सी समूह 2 नंबर पे आएगा। तो मेथोक्सी समूह कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से, तो 2 मेथोक्सी। और इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन। यानी प्रोपेन जो है उसका ये हाइड्रोजन हटाया हुआ है, और ये हाइड्रोजन हटा करके क्या जोड़ा है, माइनस तो H कर दिया है, प्लस कर दिया है OCH3, तो जोड़ा क्या है, मेथोक्सी। किस में जोड़ा, प्रोपेन में। देखो प्रोपेन है 3 कार्बन वाली, प्रोपेन ही थी ये, हाइड्रोजन हटा दिया OCH3 जोड़ दिया, तो जोड़ा मेथोक्सी किस में, प्रोपेन में, नाम हो जाएगा मेथोक्सी प्रोपेन। अब अपने को ये मेथोक्सी कौन से कार्बन से जुड़ा है, 1, 2, 3, या 1, 2, 3 2 नंबर पे जुड़ा है, तो 2 मेथोक्सी प्रोपेन। इस तरीके से इनका IUPAC नामकरण अपन कर सकेंगे। ये ईथरों के नामकरण की पद्धति है, और एल्कोक्सी एल्केन के रूप में इनका नामकरण करते हैं।